हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग KVS PGT इकोनॉमिक्स 2013 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 24 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप TGT PGT इकोनॉमिक्स के और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन ए पावर जनरेशन, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ऑप्शन सी फूड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स। तो एज वी ऑल नो कि पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स ये तीनों ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड होता है, जबकि फूड प्रोडक्शन एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स। गिनी कोएफिशिएंट मेजर करता है ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन डी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम सबको पता है कि गिनी कोएफिशिएंट मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया था उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो किसमें? ऑप्शन ए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी इकोनोमेट्रिक्स, ऑप्शन सी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन जो है उनको 1998 में द सोशल चॉइस थियोरी, जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेड्यूल्ड बैंक हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी SBI। तो शेड्यूल्ड बैंक होते क्या हैं? तो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक इंक्लूड किए जाते हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। यानी कि शेड्यूल्ड बैंक्स को RBI के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। इनमें से क्या लेबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए लेबर इज पेरिशेबल, ऑप्शन बी लेबर हैज़ लेस मोबिलिटी, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, ऑप्शन डी इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। तो हम लोग को पता है कि जो लेबर होते हैं वो पेरिसेबल होते हैं, यानी कि लेबर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, दे आर मोर पेरिसेबल देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और बात रहती है कि लेस मोबिलिटी की, तो ये भी हम लोगों को पता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर्स आर लेस मोबाइल। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है और ऑप्शन डी भी हमारा सही है कि जो लेबर्स की जो सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, यही हमारा गलत है, क्योंकि लेबर्स की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पुअर होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following said population increases in geometric progression, food increases in the arithmetic progression? Option A Malthus, option B Grayson, option C Engels, ऑप्शन डी किन्स। तो हम सबको पता है कि ये माल्थस ने कहा था कि जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो किस रेट से इंक्रीज होता है, तो ज्योमेट्रिकल, और जो हमारा फूड इंक्रीज होता है वो अर्थमेटिक रेट से इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? तो जो हमारा फूड रहता है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ता है, जबकि जो पॉपुलेशन की बढ़ने का रेट है वो 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन इस तरह वो बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑप्शन ए NSSO, ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन सी ASI, ऑप्शन डी RBI। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ये 2013 में हुआ था, और इस टाइम के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। लेकिन अगर अभी के टाइम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा NSO, क्योंकि 23 मई 2019 को जो CSO और NSSO था इन दोनों को मर्ज करके NSO
बना दिया गया। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और जो NSSO था वो हमारा इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1950 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन अभी के टाइम पे अगर पूछेगा तो NSO, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट व्यूड एज नेशनल डेट। इनमें से क्या नेशनल डेट की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन डी प्रोविडेंट फंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये तीनों ही हमारा नेशनल डेट में कंसीडर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें से क्या PSU है या पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी टेस्को बैंक, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ICICI बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी टेस्को बैंक ये एक फॉरेन सेक्टर बैंक है, तो ये भी नहीं होगा। और इन दोनों के कटने के साथ ही हमारा ऑप्शन डी भी हो जाता है ख़त्म। तो बचता क्या है, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये हमारा सही है। भेल क्या है हमारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी भी इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PSU, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इसमें से कौन प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी JB कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, क्योंकि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1950 में। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा PM होते हैं, और 1950s में PM कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैव वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 2011। 2011 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 क्रिस्टोफर सिम्स एंड ऑप्शन 3 थॉमस सर्जेंट। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में 2 और 3 ओनली। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, the acronym SRO being used in the capital market for various market participants stands for। कैपिटल मार्केट में वेरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए जो SRO वर्ड यूज़ होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल रेवेन्यू ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज़ रोल बैक ऑपरेटर्स, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसमें से क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है। ऑप्शन ए व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन बी हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन सी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और ऑप्शन डी व्हेन टू प्रोड्यूस। तो क्लास 11 से हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा ये डील करता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करे, कंज्यूमर गुड का कि कैपिटल गुड का। वहीं दूसरी ओर हाउ टू प्रोड्यूस डील करता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ, कि हमारी जो टेक्निक होगी प्रोडक्शन की वो क्या होगी, कैपिटल इंटेंसिव होगी कि लेबर इंटेंसिव होगी। जबकि फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि हमको किसके लिए प्रोडक्शन करना है, पुअर के लिए करना है कि रिच के लिए करना है। तो ये तीनों ही हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। जबकि व्हेन टू प्रोड्यूस कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है, ये एक प्रोड्यूसर का पर्सनल चॉइस होता है कि वो कब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं, और बाकी के तीनों हमारे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, when decreases in the price of one good causes the demand for another good to decrease, the goods are A complements, B substitutes, C normal, D inferior। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स क्या होते हैं और सब्सटीट्यूट्स गुड्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल,
जैसे कार एंड पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ कार तो लेंगे नहीं, कार के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, और पेट्रोल हो चुका है महंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। तो इन केस अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो लोग अपने आप कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। लेकिन जब कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे तो उनको तो आदत है कॉफ़ी पीने की, तो अब वो लोग किधर की ओर शिफ्ट होंगे, तो अब वो टी पीना शुरू करेंगे, यानी टी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड अपने आप बढ़ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम होने से डिमांड भी क्या हुआ है, कम हुआ, यानी ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से क्या डिमांड के डिक्रीज होने का कारण नहीं है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कारण है, फिर अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। तो जो पहला है हमारा ऑप्शन, फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर कंज्यूमर्स का इनकम कम होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इनकम कम होगा तो वो क्या करेगा, डिमांड भी कम कर देगा, यानी इनकम के कम होने से डिमांड कम होता है, ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ है तो जो मेन गुड है उसका डिमांड भी कम हो जाएगा, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो ये दोनों तो सही हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये हमारा दिया हुआ है गलत, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गलत ही पूछा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा गलत यहाँ पे, और यही हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो गलत है वही पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, with 10% fall in the price of a good, its demand rises from 100 unit to 120 units. The price elasticity of demand is, यानी कोई कमोडिटी है जिसके प्राइस में 10% की कमी हुई है, जिसकी वजह से जो उसका डिमांड है वो 100 यूनिट से 120 यूनिट हो चुका है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इस कमोडिटी का, तो यहाँ पे जो ये दिया है, जो परसेंट चेंज इन प्राइस दिया है वो 10 दिया है, और हमको परसेंट चेंज इन डिमांड को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो 120 माइनस 100, तो हमारा आता है 20। अब 20 कितने पे चेंज हुआ है, तो 100 पे, तो ये हमारा आ जाता है कितना, ये हमारा आता है 20%। तो जब ये हमारा 20% आ गया तो अब हमको पता है कि डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P होता है, यानी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना दिया है, 20%, तो 20% अपॉन में 10%, तो इसी से कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 हमारा करेक्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ऑप्शन ए नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन बी यूनिटरी फॉर इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन सी नेगेटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन डी पॉजिटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन गुड्स आर अ काइंड ऑफ गुड्स हुज, ऑप्शन ए price effect is negative and income effect is positive, option B price effect and income effect both are positive, option C price effect and income effect both are negative, option D price effect is positive and income effect is negative। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गिवन गुड होते क्या है।
तो गिफिन गुड्स आर ए टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स, यानी कि जो गिफिन गुड है वो इन्फीरियर गुड का ही एक स्पेशल टाइप होते हैं जिन पे कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बताता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, लेकिन गिफिन गुड्स पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राइस इफेक्ट इसका क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक, और इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव। कैसे? तो इनकम इफेक्ट यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम घटिया चीज़ क्यों यूज़ करेंगे? हम घटिया चीज़ तो यूज़ करेंगे नहीं, और जब हमारी इनकम कम होगी तो हम इसका डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यानी इनकम ज़्यादा होने पे इसकी डिमांड कम होगी और इनकम कम होने पे डिमांड ज़्यादा होगी, यानी इनकम इफेक्ट निगेटिव है और प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। The shape of production possibility curve is option A convex to the point of origin, option B concave to the point of origin, option C rectangular hyperbola, option D a parabola। तो जो PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसका शेप कैसा होता है? ऐसा। और इसको कौन सा शेप बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये लेफ्ट टू राइट क्या है? डाउनवर्ड स्लोप में है, वो भी कॉनकेव। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि पीपीसी का अदर नेम क्या है। तो पीपीसी को हम लोग पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहीं दे या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहीं दे तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा किधर की ओर शिफ्ट होगा? ऑप्शन ए शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ऑप्शन बी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि जब हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब तो ये किधर की ओर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A consumer is in a state of equilibrium when PX, price of commodity X, MUX equals to marginal utility of X, MUM equals to marginal utility of money. Option A, PX is greater than MUX upon में MUM. Option B, PX is less than MUX upon में MUM. ऑप्शन सी PX इक्वल्स टू MUX अपॉन में MUM, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है? तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन क्या है? PX यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल होना चाहिए MUX अपॉन में MUM। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X और MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड, ऑप्शन बी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, ऑप्शन डी पोजीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम सबको पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब MRS होता क्या है? तो MRS हमारा ये बताता है कि किसी एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने के लिए हम लोग फर्स्ट कमोडिटी को कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मान लेते हैं X और Y दो कमोडिटी है, तो हमको X कमोडिटी एक एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, एक क्वांटिटी उसका एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम Y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं। इन दोनों के बीच में जो रेशियो आता है उसी को बोलते हैं MRS। MRS का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। At the point of consumer's equilibrium, the slope of indifference curve and the budget line should be option A same, option B slope of budget line is greater than slope of indifference curve, option C slope of budget line is lesser than slope of indifference curve, option D none of the above। तो हम सबको पता है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब बजट लाइन
इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे के जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ रीज़न फॉर डिक्रीज इन द सप्लाई। ठीक है, इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है सप्लाई की डिक्रीज होने का। ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ऑप्शन सी, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले सारे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स, तो हम सबको पता है कि अगर कंपीटिंग गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमको दूसरे गुड का, यानी जो हमारा मेन गुड है उसकी सप्लाई को हमको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा हट जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, यानी कि जब भी इकोनॉमी में, यानी जो मार्केट में जब भी फर्म्स डिक्रीज होंगे, उनका नंबर कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये भी एक रीज़न है सप्लाई की कम होने का, तो ये भी हो जाता है एलिमिनेट। अब क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से हमेशा सप्लाई क्या होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, न कि डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाता है सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि क्या रीज़न नहीं है, और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से हमारा सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है, ना कि घटता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह हमने आज 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।